नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में केवीएस टीजीटी की तैयारी के अंतर्गत हम जो कक्षा 8वीं का बसंत भाग 3 की जो पुस्तक है उसमें पहला कविता है ध्वनि। इसी कविता के सार को देखेंगे, कविता को देखेंगे, इसके भावार्थ को देखेंगे व्याख्या सहित, और इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि केवीएस टीजीटी के अंतर्गत जो एनसीईआरटी के कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक है उसी को इसके सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। तो आज हम कक्षा 8वीं के बसंत भाग 3 से शुरुआत करते हैं। इसके बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं और छठा और 7वें क्लास के भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का कविता ध्वनि। कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता की सार के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे ताकि आपको कविता को समझने में आसानी हो। आइए देखते हैं। ध्वनि कविता में कवि के अंतर्मन की जो आवाज़ को दर्शाया गया है, इसमें कवि का मानना है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो कविता की पंक्ति ही है अभी न होगा मेरा अंत, जो आपको बाद में देखने को मिलेगा। कवि का यह मानना है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी अभी तो मेरे वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु के समान बसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में बसंत के आते ही कोमल सुंदरता और मृदुलता का रूप बढ़ जाता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है। मैं भी नई आशा से जीवन में यश प्राप्ति हेतु आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं सोई हुई सुंदर कलियों को अपने हाथों के स्पर्श से प्रभात के आने का संदेश देकर जगाना चाहता हूँ। अर्थात जीवन में नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। वह फूलों की उन्दी आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक करना चाहता है। अर्थात जीवन में नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। वह फूलों की उन्दी आँखों से आलस्य हटाना चाहता है। प्रत्येक कार्य हेतु सक्रिय बनना चाहता है। अपने जीवन में भी नौ प्राणों का संचार कर निराशाओं, बाधाओं, आलस और प्रमाद को दूर भगाना चाहता है। कवि का मानना है कि मेरा अंत अभी बहुत दूर है। वह अपने अदृश्य और अनंत से सप्राण भेंट करना चाहता है। वह अपने अनंत से पूर्व अपने जीवन की आभा, सुषमा और कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर बसंत की हरियाली के समान चारों ओर बिखेरना चाहता है। आइए अब हम कविता को पढ़ें। इसके बाद कविता को पढ़ते पढ़ते हम इनमें जो कठिन शब्द होगा इसके शब्दार्थों को भी देखेंगे और व्याख्या को देखेंगे। उसके बाद इस कविता से आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, उन प्रश्नों को भी देखेंगे। आइए, पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। तो यहाँ पर अभी न होगा मेरा अंत, अंत का अर्थ है जीवन की समाप्ति। अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। तो मृदुल का अर्थ होता है कोमल, और बसंत आपको पता ही होगा, बसंत एक ऋतु है। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, पात का अर्थ है पत्ते। कोमल डालिया कलिया कोमल गात, गात कोमल का अर्थ हो गया नाजुक, और कलिया तो आप समझ ही रहे हैं। गात का अर्थ हुआ शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मृदुल का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? सबसे पहले ही मैं बताई थी इसमें
मृदुल यानी कोमल। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित यानी निद्रा में सोई हुई कली। जगा एक प्रत्युष मनोहर। कविता के अर्थ के साथ हम देख रहे हैं प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष का अर्थ क्या होता है? प्रातः काल। प्रातः काल। मनोहर का अर्थ है सुंदर। तो अब हम इस कविता को 2 पार्ट में पढ़ेंगे और एक पार्ट को हमने देख लिया। अब आइए इस पार्ट की व्याख्या को भी हम देखते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। तो कवि का मानना है कि जीवन का अंत नहीं होगा क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी बसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार से प्रकृति में बसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार नाजुक शरीर के लिए डालियाँ और कलियाँ सुंदर रूप में खिल जाती है। चारों ओर प्रकृति में कोमलता, मृदुलता, सुंदरता दिखाई देती है। वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता हूँ। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। अर्थात अपने जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाओं और प्रमाद को दूर भगाना चाहता है ताकि नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। आइए कविता की दूसरी पंक्ति को देखते हैं। कविता की अगली जो पंक्ति है वो कुछ इस प्रकार से है। पुष्प पुष्प से तंद्रालय आलस खींच लूँगा मैं। पुष्प यानी फूल, फूल से, तंद्रालय यानी नींद से बोझिल, आलस खींच लूँगा मैं। अपने नव जीवन का, नव यानी नया जीवन का अमृत सहर से खींच दूँगा मैं। अमृत यानी सुधा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार यानी दरवाज़ा, अनंत का अर्थ है कि जिसका समापन नहीं हो। आइए अब इन पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि इस पदांश में कवि ने फूलों की उन्दी आँखों में से आलस्य को हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है। वह अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। अर्थात कवि अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नवीन कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है। उनका मानना है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि का मानना है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, अभी उसका अंत बहुत दूर है। उसे जीवन में बहुत कार्य करने हैं। कवि प्रत्येक फूल से उसका आलस और प्रमाद छीनकर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहता है ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहे। वास्तव में कवि अपने जीवन का आभा, सुषमा और कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर बसंत की हरियाली की भांति चारों ओर बिखेरना चाहता है। वह अपने अदृश्य और अनंत से सप्राण भेंट करना चाहता है, अपना अंत नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से ये छोटी सी निराला की कविता है जिसको हमने इस कविता के शब्द को, भावार्थों को देखते हुए कविता में जो भी कठिन शब्द थे उनको हमने देख लिया है। आइए अब समय आ गया है इस कविता में आए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने का। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कवि अपने जीवन का अंत क्यों नहीं चाहता है? ऑप्शन है, कवि बहुत लंबी उम्र तक जीना चाहता है। वह अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर यश कमाना चाहता है।
वह अपने जीवन को फूलों सा महकाना चाहता है, वह प्रकृति का अंश बनना चाहता है। इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? वह ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कि वह अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर यश कमाना चाहता है। कवि इसीलिए अपने जीवन का अंत नहीं चाहता है। तो अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वन में मृदुल बसंत पंक्ति से क्या आशय है? तो ऑप्शन है, वन रूपी जीवन में बसंत का आगमन होना, नए कार्यों को करने के लिए अग्रसर होना, अपने कार्यों का यश चारों ओर फैलाना और यश प्राप्ति करना, या उपयुक्त सभी। इन चार ऑप्शनों में से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वन रूपी जीवन में बसंत का आगमन होना। तो वन में मृदुल बसंत पंक्ति से आशय है कि वन रूपी जीवन में बसंत का आगमन होना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कवि अलसाई कलियों पर अपने कोमल कर का स्पर्श क्यों करना चाहता है? तो कवि अलसाई कलियों पर अपना कोमल स्पर्श करना चाहता है। ऑप्शनों को देखेंगे फिर चुनेंगे। कवि प्रकृति के अवसाद और आलस्य को समाप्त करना चाहता है, वह कली जैसा कोमल होना चाहता है। कवि कलियों को छूकर उन्हें अपने प्रेम का एहसास करना चाहता है। कवि कलियों को उनके सौंदर्य से परिचित कराना चाहता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कवि प्रकृति के अवसाद और आलस्य को समाप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि प्रकृति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन है, प्रकृति खिली रहे। दूसरा ऑप्शन है, उसके जीवन का आलस्य, निराशा और प्रमाद सब दूर हो जाए और नवीन कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। ऑप्शन तीसरा है, वह निरंतर आगे बढ़ता रहे। ऑप्शन चौथा है, वह हर दिन एक नया कार्य करे। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि अपने जीवन का आलस्य, निराशा और प्रमाद दूर हो जाए और वह नवीन कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कवि को पुष्प कैसे दिखाई पड़ते हैं? ऑप्शन है, खिले हुए, सुगंधित, आलसी, निद्रामय और उदास में डूबे हुए, या मुरझाए हुए। तो ऑप्शन आपको चुनना है, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कवि को पुष्प आलसी, निद्रामय और उदासी में डूबे हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, कवि पुष्प को कैसे सुंदर बनाना चाहता है? ऑप्शन है, वह उन्हें अपना स्पर्श देना चाहता है, उन्हें अनंत तक खिलाना चाहता है। अगला ऑप्शन है, वह उन्हें अपने जीवन के अमृत रस से सींचना चाहता है, या वह उन्हें गुलदस्ते में सजाकर सुंदर बनाना चाहता है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि वह अपने जीवन के अमृत रस से सींचना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, अनंत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रकृति के लिए, ईश्वर के लिए, मनुष्य के लिए या भावनाएं के लिए? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ईश्वर के लिए। अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, कवि की चाहत क्या है? ऑप्शन है, वह अपने जीवन के आलस्य, निराशा और प्रमाद को दूर करना चाहता है। वह अपने अनंत से सप्राण भेंट करना चाहता है। वह अपने अंत से पूर्व अपने जीवन की आभा, सुषमा और कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर चारों ओर फैलाना चाहता है, या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कवि की उपयुक्त सभी चाह है। तो आज हमने इस वीडियो में सुमित्रा
क्षमा करें, आज हमने इस वीडियो में ध्वनि कविता जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस कविता के सार को भी हमने देखा और कविता की व्याख्या को भी देखा। इस कविता का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। हिंदी साधन से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो देखिए, आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे जैसे ये प्रश्न है तो उसी प्रकार से आपको प्रश्न हो सकता है कि देखने को मिले भी या न भी मिले, क्योंकि आपसे अगर पूछा जा सकता है कि ध्वनि कविता किसकी है, ये भी प्रश्न हो सकता है, या पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ध्वनि कविता में कवि ने अनंत शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है। तो अगर आप कविता को अच्छे से, कविता की सार को, उसके एक एक शब्दार्थ को, व्याख्या को और बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो चैनल पर ज़रूर बने रहें। यहाँ पर TGT PGT की तैयारी आपके KVS के अनुसार से कराई जा रही है, सिलेबस के अनुसार से। मैंने PGT का सिलेबस तो बताया है, पर KVS का सिलेबस अभी उसका मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, लेकिन वैसे आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं बनाऊँगी भी। और TGT के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 10 तक के NCERT के हिंदी के पाठ्य पुस्तक में जितने भी पाठ है, कविता, कहानी या जो भी है, वो सबको रखा गया है। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहे और मन लगाकर तैयारी करें, सफलता आपके ज़रूर कदम चूमेगी। तो इसी के साथ आज के वीडियो को मैं संपन्न करती हूँ।